जाने मन तो खूब है, खूब है तो खूब है, मेरा दिल तुझ पे फिदा है। तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ लिया है, हर चीज समझ लिया है कि रूसी क्रांति क्यों हुई थी, कब कब हुई थी, रूसी क्रांति का क्या कारण था, क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, हर चीज हम लोगों ने डिटेल से समझ लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो अति लघु का जो पहला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। पहला क्वेश्चन निकल के आता है आपका, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या अधिकार, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या अधिकार निजी व्यक्ति के पास होता है। किसके पास होता है? निजी व्यक्ति के पास होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या अधिकार जो होगा वह कैसे व्यक्ति के पास होगा? निजी व्यक्ति, यानी किसी खास व्यक्ति के पास होगा। अगला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। तो इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा 9 जनवरी 1905 को। चलिए तो इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि देखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन था खूनी रविवार क्या है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों से सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। लोग 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारे लगाता हुए सड़कों से कहाँ जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। परंतु जार की सेना ने, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। यह दिन जो था वह रविवार का था। यह जो दिन था वह रविवार का था, इसलिए उसे खूनी रविवार कहते हैं, या उसे लाल रविवार भी कहा जाता है। साधारण भाषा में अगर समझना चाहे तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो का नारे लगाता हुआ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर याद भी हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने, जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे 1917 ईस्वी में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका जो नेतृत्व कर रहे थे, उसमें जो भाग ले रहे थे उनके बारे में कहा जा रहा है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, उसके बाद में कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की सरकार मजबूरीवश, केरेंस्की जो सरकार थी वह रूस छोड़कर क्या हो गई? भाग गई। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड स्थित जितने भी सरकारी भवन थे, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, डाकघर हो गया, टेलीफोन केंद्र हो गया, कचहरी हो गया, अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिया? वह अधिकार कर लिया। मजबूरीवश जो केरेंस्की सरकार थी, उसमें रूस में केरेंस्की सरकार थी, उसे रूस छोड़कर क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। इसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो।
समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम लोग शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग का मतलब सभी वर्गों के लोग जिस वर्ग में शामिल होंगे उसे कैसे कहा जाएगा? सर्वहारा वर्ग कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन अति लघु का आपका 5वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन अति लघु का कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? जो नवंबर 1917 ईस्वी की जो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, रूसी क्रांति से पूर्व रूस में किसानों की स्थिति क्या थी उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय को जार निकोलस द्वितीय भी कहा जाता है। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई। जो कृषि पर दास्ता का गुण था कि भाई जो कृषक होंगे वह क्या होंगे? दास होंगे। दास यानी नौकर की तरह कार्य करेंगे, तो उसको कैसे कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर भी उससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। भले ही जार निकोलस द्वितीय ने 1861 ईस्वी में जो कृषि दास्ता थी, किसानों को जो नौकर की भांति समझा जाता था, दास के बराबर समझा जाता था, भले वो हट गया, लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। कैसे ढंग से खेती करते थे? पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पैसा भी नहीं था तथा काम का दबाव भी था। किसानों के पास क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया? क्रांति किया। तो आपसे पूछा गया है साधारण भाषा में कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी? तो रूसी क्रांति से पूर्व जो रूस में के किसानों की स्थिति थी वह काफी दयनीय थी। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन इस प्रकार से है। एक में दिया है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 ईस्वी से रूसी राजतंत्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। 1917 ईस्वी से पूर्व जब क्रांति नहीं हुआ था तो वहां के जो शासक थे वह रूस छोड़ने को तैयार नहीं थे। उसे लोगों की सुख दुख से कोई चिंता नहीं था। जार ने जो अफसरशाही व्यवस्था बनाई थी जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया। जो देखिए हम आपको बताते हैं कि रूसीकरण से पूर्व मतलब रूसी क्रांति से पूर्व जो रूस का सम्राट था वह जार निकोलस द्वितीय था। वह एक अयोग्य शासन था। उसे आम जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। वह अपने सुख सुविधाओं में ही कहते रहता था, मग्न रहता था। उसने जो अफसरशाही व्यवस्था लागू की थी वह काफी निकम्मी थी। उसे आम जनता को कोई लाभ नहीं था, इसलिए आम जनता में क्या हुआ? असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो यह पहला कारण बना। दूसरा कारण है मजदूरों की दयनीय स्थिति। दूसरा कारण क्या निकल के आया? मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की जो स्थिति थी काफी दयनीय थी। उन्हें कम अधिकार प्राप्त थे। उनकी मजदूरी काफी कम थी। उन लोगों के पास राजनीतिक अधिकार न था। उनके पास जो रूसी क्रांति से पूर्व जो रूस के मजदूर थे उनके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, उन्हें मजदूरी कम मिलती थी, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता था। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूसीकरण की नीति क्रांति है तो कहां तक उतरती थी? जो रूसी क्रांति हुई 1917 ईस्वी में, तो उसमें रूसीकरण की नीति का कितना योगदान था इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रूस में मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो ज्यादा अगर बहुसंख्यक थे तो किस जाति के लोग थे? स्लाव जाति थे। इसके अलावा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी जाति के लोग भी थे। वे लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, मतलब अलग अलग भाषा बोलते थे। उन लोगों का रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग था। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय द्वारा रूसीकरण की नीति जारी की गई। रूसीकरण की नीति की तरह हुआ क्या कि सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने की कोशिश की गई। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई, इसलिए उनके पास क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं बना, कोई चारा नहीं बचा। यहाँ कहने का मतलब है रूसीकरण की नीति के द्वारा जो का हुआ कि बहुसंख्यक तो भाई स्लाव जाति के है, चलिए ठीक है, उनको रूसी भाषा, रूसी संस्कृति हर चीज चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अल्पसंख्यक थे, जैसे आपके फिन हो गया, पोल हो गया, जर्मन हो गया, यहूदी हो गया, जाति के लोग थे,
वे नहीं चाहते थे कि हम रूसी भाषा का प्रयोग करें, रूसी धर्म का प्रयोग करें, रूसी संस्कृति का प्रयोग करें, लेकिन जबरन उन पर लादने का प्रयास किया गया। इसलिए उनमें क्या हो गई, हलचल पैदा हुई। वे क्या हो गए, शासक से क्या हो गए, उन्हें शासक के प्रति असंतोष पैदा हुई और उन्हें क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि हम अगर मानना नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका विरोध करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। वही उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं रूसीकरण की नीति जो थी वह क्रांति के लिए काफी उत्तरदायी साबित हुई। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? जो साम्यवादी भावना थी वह एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इसके बारे में आपके बारे में कहा जा रहा है। चलिए 1917 ईस्वी से पूर्व, 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का क्या था, शासन था। 1917 ईस्वी से पूर्व अगर देखा जाए, रूसी क्रांति से पूर्व, तो रोमनोव वंश का शासक था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। उस समय रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार। रूस में किसान, मजदूर, सामान्य वर्ग, सामान्य लोगों का जीवन दयनीय था। चाहे वह रूस में किसान हो या मजदूर हो या आम जनता हो, उनकी जो जीवन शैली थी वह काफी क्या थी, दयनीय थी। 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई। 1917 ईस्वी की जो रूसी क्रांति हुई, किसके नेतृत्व में हुई, लेनिन के नेतृत्व में हुई। सत्ता की बागडोर सर्वहारा वर्ग के हाथों में चली गई। सर्वहारा वर्ग मतलब किसान, मजदूर और सामान्य लोग के हाथों में आ गया। पूरे समाज का अधिकार हो गया। इसलिए साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था थी। इसलिए कहा जा सकता है कि जो साम्यवाद थी वह एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इसने पूंजीवाद का विरोध कर वर्गहीन समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसमें किसी प्रकार का वर्ग शामिल न हो उसे वर्गहीन समाज कहा जाता है। चौथा लघुत्तरीय प्रश्न है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत था उसके साथ समझौता था नई आर्थिक नीति। इसके बारे में कैसे, इसके बारे में आपको बताना है। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर, एंगल्स उनका एक सहयोगी मित्र था। एंगल्स कौन थे, सहयोगी मित्र थे। कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों क्या थे, मित्र थे। तो कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जो 1848 ईस्वी में एक घोषणा पत्र जारी की गई कार्ल मार्क्स के द्वारा, उसे ही कहा जाता है, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था। इसने पूंजीवाद का विरोध कर वर्गहीन समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नई आर्थिक नीति थी वो मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ क्या थी, समझौता थी। पांचवा लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किए कैसे? जो रूसी क्रांति हुई थी उससे पहले रूस और जापान के युद्ध में रूस बुरी तरीके से हार चुका था, हार गया था। तो यह हारना भी एक कारण बना थी रूसी क्रांति का। तो उसके बारे में ही आपसे पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। जो प्रथम विश्व युद्ध चला था वह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था, जिसमें रूस जो था वह मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य जनता की ध्यान को भटकाना था। रूस प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए शामिल हुआ था कि लोगों का ध्यान युद्ध की ओर भटक जाए और हमसे कोई मांग ना हो कि भाई हमको काम दीजिए, चाहे जो उचित अधिकार हो हमको उचित अधिकार दीजिए, समानता, समाज में समानता हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ऐसे प्रश्नों से हटकर लोग द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो जाए, उलझ जाए, उनका ध्यान उधर भटक जाए। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध में कौन शामिल हुआ था, रूस शामिल हुआ था। युद्ध में चारों तरफ से रूसी सेना की हार हो गई। चारों तरफ से जो रूसी सेना थी, रूस की सेना थी, वो क्या हो गई, हार गई। ना उनके पास अच्छे हथियार थे एवं न ही प्राप्त भोजन की सुविधा। और कारण यह बताया गया कि भाई युद्ध हारे तो हारे क्या, तो ना उनके पास अच्छे हथियार थे और ना ही भोजन की सुविधा थी। सैनिकों के पास ना खाने की सुविधा थी और ना ही अच्छे हथियार थे। तो भाई लड़ेगा कथी, ले लाठी ले फटा से,
लाठी के जमाना है आज। इस कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्या हो गई, रूस की पराजय हुई। और यही क्या हुआ कि क्रांति के लिए क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त किया। मार्ग प्रशस्त करने का मतलब रास्ता खोल दिया कि भाई चारों तरफ से क्या हो चुका है, रूस बर्बाद हो चुका है। रूस का जो शासक है वह किसी काम लायक नहीं है, अयोग्य शासक है, उसके वह किसी काम लायक नहीं है, इसलिए उसे कद कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अब लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीर्घोत्तरीय का फर्स्ट प्रश्न जो है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। जो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी रूस में, उसका क्या कारण था, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है। एक में है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके, वह अपनी मर्जी से कुछ भी करे, कोई नियम लागू करे, उसमें कोई रोक टोक करने वाला उसको न हो, उसको कहा जाता है निरंकुश। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने, जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक थे। उनमें वो योग्यता नहीं थी, राजा वाली योग्यता नहीं थी, शासक वाली योग्यता नहीं थी। इसे लोगों के सुख दुख से कोई प्रभाव नहीं था। रूस की जनता की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी, जिसके कारण उनके पास क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं था। पहला कारण बताया गया है कि जार की निरंकुशता एक अयोग्य शासन। उसमें बताया गया है कि जो रूस के सम्राट थे जार निकोलस द्वितीय थे, वे एक निरंकुश शासक थे और अयोग्य शासन थे। उन्हें आम जनता की सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं था, वह अपने में ही मग्न रहते और अपनी सुख सुविधाओं में ही मग्न रहते थे। इसलिए जनता के पास क्रांति के सिवा दूसरा कोई अवसर नहीं, दूसरा कोई चारा ही नहीं था कि राजा के पास उनकी बातों तक बातें पहुंच पाए। दूसरा कारण है रूस की दयनीय स्थिति। रूस की दयनीय स्थिति, रूस की बहुसंख्यक, रूस की नहीं मतलब कि कृषकों की दयनीय स्थिति होगी। रुक जाइए, हम इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। यहाँ होगा कथी, कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्यक कृषक एवं लोगों की स्थिति दयनीय थी। अधिकांश जो किसान थे और लोग थे उनकी स्थिति क्या थी, काफी दयनीय थी, तथा वे कर के बोझ से क्या हुए थे, दबे हुए थे। और उनके द्वारा, शासक के द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा उन पर इतना ना टैक्स लादा गया था, इतना ना कर लगाया गया था कि वो उसे चुका पाने में क्या थे, असमर्थ थे। लोगों के पास क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था और इसी कारण दूसरा कोई कारण ही नहीं। अब तीसरा कारण दिया है मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में मजदूरों की जो स्थिति थी वह काफी दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, उन लोगों को मजदूरी काफी कम मिलती थी। काम अधिक करना पड़ता था और मजदूरी बहुत कम मिलती थी। इस कारण भी उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति हो गई थी, इसलिए वे भी क्या थे, उनसे नाराज थे और वे भी क्रांति के लिए क्या हुए, प्रेरित हुए। चलिए आगे समझिए। 3 वो कारण हो गया है आपका। चौथा कारण अगर हम देखना चाहें तो चौथा कारण है औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। रूसी, कहाँ गया, रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवाद से भिन्न था। जो पश्चिमी देशों में जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, उद्योगों के नए नए धंधे लगे थे, तो उससे भिन्न थी कहाँ की, रूस का औद्योगिकरण। क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग बहुत कम थे। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां उद्योग न के बराबर थे, जो आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहा था। और जहां थे भी, अगर जहां उद्योग थे भी, तो वहां मजदूरों की जो स्थिति थी काफी दयनीय थी, वहां किसानों की जो स्थिति थी काफी दयनीय थी। इस कारण भी यह भी एक कारण बना रूसीकरण की नीति। यह 5वीं कारण है, जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान, रूसीकरण की नीति से जो आम जनता थी काफी परेशान थी। जार ने देश के सभी लोगों पर, जार निकोलस द्वितीय ने देश के सभी लोगों पर, मतलब रूस में जितने भी लोग रहने वाले थे उनके सभी लोगों पर क्या हुआ कि रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि भाई जितने भी कारण बताए गए हैं, इन सब कारणों से जो रूस का प्रत्येक वर्ग था वह क्या था, दयनीय थी। उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। वह क्या थे, राजा से क्या थे, असंतुष्ट थे। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो,
चाहे पूंजीपति लोग हो चाहे उद्योग पूंजीपति लोग हो। पूंजीपति लोग क्यों मतलब कि नाराज थे? क्योंकि उद्योग धंधों की सही स्थिति नहीं थी, जो औद्योगिकरण की समस्या थी वो थी। उसके बाद में सभी जानता क्यों नाराज हो गए कि रूस जार निकोलस द्वितीय ने रूसीकरण की नीति अपना ले। रूसीकरण की नीति से होता कथी है कि वह सभी लोगों पर रूसी भाषा, धर्म, संस्कृति लादने का प्रयास किया। भाई सब आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन धर्म का बंटवारा बर्दाश्त नहीं करता है। धर्म के लिए तो मार झगड़ा हो जाता है। हमर धर्म निमन हो कैसन, तो धर्म कैसन, हमारा धर्म से अच्छा ना है आपका धर्म। धर्म को लेकर मार झगड़ा सब हो जाएगा, लाठा लाठी चल तो सब चल जाता है गाँव देहात में। यहीं ससुराल ला दिया दूसर धर्म अपनाएगा, लोग नहीं अपनाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है नई आर्थिक नीति क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति क्या है। तो इसमें बताया गया है, चलिए हम बताते हैं आपको। कहाँ चला गया, रुको जरा सब्र करो। चलिए, नई आर्थिक नीति लेनिन ने 1921 ईस्वी में, लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। व्यापार के उद्देश्य से, अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से उन्होंने एक नई नीति लागू की गई जिसे क्या कहा जाता है, नई आर्थिक नीति कहा जाता है। यह नीति मार्क्सवाद के मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। जो कार्ल मार्क्स ने नीति दिया था उस नीतियों से कुछ क्या था, यह समझौता था। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। जो नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू की गई थी उनमें कुछ निम्नलिखित बातें थी। अब कौन कौन सी बातें थी इसके बारे में समझिए। पहला दिया है कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर उनसे एक निश्चित मात्रा में क्या लिया जाए, कर लिया जाए। जो हम लोग टैक्स के रूप में अनाज वसूलते हैं, तो अनाज न लेकर क्या वसूल ले, एक निश्चित मात्रा में क्या वसूल ले, कर वसूल ले, यानी टैक्स वसूल ले। दूसरा है, यद्यपि इस सिद्धांत में कायम रखा गया कि जमीन राज्य का है, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए वह जमीन किसका होगा, किसान का होगा। जो जमीन है वह राज्य यानी सरकार का है, राज्य यानी किसका है, सरकार का है, लेकिन वह व्यवहार के रूप में उपयोग करने के लिए वह किसका होगा, वह किसानों का होगा। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को क्या समझाएगा, व्यक्तिगत चलाने का अधिकार दिया जाएगा। जिन उद्योगों में 20 से कम व्यक्ति काम करते हैं, 20 से कम मजदूर काम करते हैं या कर्मचारी काम करते हैं, वह निजी समझा जाएगा और उसे निजी व्यक्ति ही क्या करेंगे, व्यक्ति मतलब कि कोई खास व्यक्ति उसे क्या करेगा, चलाएगा। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले जाएंगे, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले जाएंगे, छोटा बैंक, मझिला बैंक और बड़का बैंक, सब तरह के बैंक कथे हो जाएगा, खोला जाएगा, यह औद्योगिकरण की नीति की तरह। चौथा बताया गया है कि उद्योगों के विकेंद्रीकरण किया जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होगा कि उसी तरह जो एक बड़े उद्योग हो जाएंगे, फिर मझले उद्योग हो जाएंगे, फिर छोटे उद्योग हो जाएंगे, हर प्रकार का उद्योग क्या होगा, खोला जाएगा। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता प्राप्त की गई। ट्रेड यूनियन कहने का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व व्यापार संगठन है, उसकी अनिवार्य सदस्यता क्या की गई, लागू की गई, जिससे क्या हुआ कि व्यापार को और भी क्या किया जा सके, गति प्रदान किया जा सके। इसलिए नई आर्थिक नीति को गति किया गया था, लागू किया गया था। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में, किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा। चलिए आगे समझिए। तीसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। जो रूसी क्रांति हुई 1917 ईस्वी में, उसका क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में बताना है। देखिए, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव हुए, जिसमें एक में दिया है क्रांति के पश्चात, जो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति हुई उसके पश्चात सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हुई। जो सत्ता में था वह सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग वैसे वर्ग को कहा जाता है जिसमें किसान, मजदूर सभी क्या हो, शामिल हो। बहुत से क्षेत्रों में आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। साम्यवादी विश्व, दूसरा बताया गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व, यूरोप भी दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। इस तरह का विभाजन पहले नहीं देखा गया था। लेकिन यह कब हुआ, रूसी क्रांति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी 1945 के बाद। पूंजीवाद तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यह भी किसका देन था, रूसी क्रांति का देन था। बाद में पूंजीवाद देशों ने भी परिवर्तन के रूप में मॉडल को अपनाया
पूंजीवाद में भी परिवर्तन आ गया। उसने भी क्या किया, परिवर्तन कर लिया। यह सब रूसीकरण की नीति के तहत होगा। देखिए अच्छा, पांचवा बताया गया है कथी, सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने, सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। मतलब रूसी क्रांति जब हुई, रूस में जब जार निकोलस द्वितीय की सरकार हटी, तब लोगों को यह सब विश्वास हुआ कि देखिए, जब रूस में ऐसी क्रांति होकर वह आजाद हो सकते हैं, बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारी चीजों नागरिकों को अधिकार मिल सकता है, तो हम भी क्रांति करके क्या हो सकते हैं, हम भी क्रांति करके क्या हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, और हमें भी बहुत सारे कथी हो जाएंगे, अधिकार मिलेंगे। तो यह कब हुआ, तो यह सब रूसी क्रांति का क्या था, प्रभाव था। चौथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं उनके सिद्धांतों का क्या करें, वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं उनके सिद्धांतों का वर्णन करें। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी की ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। जो कार्ल मार्क्स थे, उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। आप लिखते चलिए या इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा या आपको नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो नोट्स मिलेगा आपको फ्री में मिलेगा। ये ना कोनो समझ लेना कि पैसा लेके देंगे, ना बाबू ना, पैसा लेके ना देंगे। ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9798614647। चलिए देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स के जो पिता थे वह हेनरिक मार्क्स थे, जो प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। उनके पिता थे, बाद में क्या कर लिए, ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से किसकी शिक्षा प्राप्त की, तो विधि की शिक्षा प्राप्त की। 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनकी जीवनी को एक नया मोड़ मिला। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। किससे विवाह किया, तो जेनी से विवाह किया। यह उनकी पत्नी का नाम था। राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू, राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण किया। मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक से हुई। 1844 ईस्वी में जो मार्क्स की मुलाकात थी वह पेरिस में 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक से हुई। किसकी हुई, फ्रेडरिक से हुई। अब चलिए तनी सा आगे समझ लेते हैं, आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। फ्रेडरिक से हुई, फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जो इनके काफी क्या थे, प्रिय मित्र थे। चलिए आगे समझते हैं। फ्रेडरिक से हुई। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1948 में, 1948 नहीं बल्कि 1848 होगा, यहाँ भी कुछ चेंजिंग करना होगा बाबू। क्या होगा, 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई थी, तो 1867 ईस्वी में हुई थी। इसको भी तनिक आप ध्यान रख लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिससे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं सिद्धांत के बारे में। कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे उसमें था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। यह 4 दीर्घ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और इस चैप्टर के और अंतिम यानी 5वें दीर्घ की तरफ चलते हैं। यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें।
यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। चलिए, प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारधारा में महत्वपूर्ण भूमिका फ्रांसीसी चिंतक सेंट साइमन ने निभाई थी। तो यूटोपियन का जो जनक कहा जाता है, यूटोपियनों का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है सेंट साइमन को। उसने घोषणा की है कि किसने, सेंट साइमन ने घोषणा की है कि प्रत्येक की क्षमता के अनुसार, प्रत्येक की क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे, यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया कि जो मिलना, देखिए ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार क्या मिलनी चाहिए, क्षमता मिलनी चाहिए। मतलब उसका जितना काम कर रहा है उसके बराबर उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मजदूरी भी मिलनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर, एक और महत्वपूर्ण यूरोपियन विचारक थे जिनका नाम क्या था, चार्ल्स फैरियर। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। जो आधुनिक समय में जो उद्योगों की शुरुआत हो रही है उसका विरोधी था कौन, तो चार्ल्स फैरियर। उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर कस्बों में काम करना चाहिए। जो श्रमिक मजदूर हैं उनको छोटे नगरों यानी कस्बों में क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक प्लान बनाए जाने की योजना रखी। यह योजना असफल हुआ। उन्होंने किसान के लिए एक योजना बनाई, जो योजना उनकी क्या रही, असफल रही। फ्रांसीसी यूटोपियन में एकमात्र व्यक्ति राजनीतिक में भी हिस्सा ली, लुई बेला। राजनीतिक में एकमात्र यूटोपियन भाग ले पाए जिनका नाम क्या था, लुई बेला था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उनके सुधार और कार्यक्रम क्या थे, अधिक व्यवहारिक थे। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए, राजनीतिक सुधार, क्या बताया गया कि राजनीतिक सुधार क्या है, आवश्यक है। राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक में ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। उसने फैक्ट्री के श्रमिकों को अच्छी वेतन दिया और उसने ऐसा महसूस की मुनाफा कम होने के बजाय और भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आपका श्रमिक खुश रहेगा तो वह काम भी खुशी मन से करेगा और काफी मेहनत करके काम करेगा और अपने पूरा जी जान लगा देगा। अगर श्रमिक खुश रहा तो श्रमिक खुश रहेगा तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तो जो आय होगा यानी इनकम होगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो मुनाफा होगा यानी लाभ होगा वह काफी अधिक हो जाएगा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। अगर आपका श्रमिक संतुष्ट है तो ही वह वास्तविक श्रमिक है। वह सही ढंग से काम कर पाएगा, नहीं तो टालू काम करेगा। क्या करेगा, टालू काम। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका इस जो हिस्ट्री चैप्टर क्या था, 2 था। 2 का हम पढ़ा लिखा मतलब कि और एक हम लोग ने डिटेल से पहले समझ लिया, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कर लिया। एक चैप्टर भी हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ चुके हैं, हर चीज पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। तो यह प्ले लिस्ट में सब वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।